हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा भारत में जो 2024 के लोकसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं उनकी चुनावों का शेड्यूल क्या होने वाला है, उस शेड्यूल को अनाउंस कर दिया है। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही भारत में चुनावी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये काम किस तरह से करता है, इसका मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो की रूपरेखा अगर आप देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर की बात कर ली है। खबर के बाद हम आदर्श आचार संहिता क्या है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी चीजों को प्रतिबंधित किया गया है उसको भी देखेंगे और क्या आदर्श आचार संहिता बाध्यकारी होती है उस पर भी बात करेंगे। अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ता है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि होली के अवसर पर दृष्टि आईएएस की ओर से आपको हमारे जो तमाम ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, डीएलपी के जो तमाम मटेरियल्स हैं, उन पर 20 से 50% तक की आपको आकर्षक छूट मिलने वाली है। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अपने आप को अटैच करना चाहते हैं, अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है, आप जो है इस ऑफर का लाभ 21 से 24 मार्च तक उठा सकते हैं। चलिए, ये तो होली के अवसर पर आपको दी जा रही डिस्काउंट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी आदर्श आचार संहिता की, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक बार उसको समझते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर आप बात करें तो ये चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और जो उम्मीदवार होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो नियम जारी किए जाते हैं, उन नियमों के समूह को आप कह सकते हैं कि वो क्या है, वो है आपके आदर्श आचार संहिता। कौन जारी करता है इसको? इसको जारी करने का काम होता है आपका चुनाव आयोग का। क्या क्या नियमित किया जाता है इसमें? इसमें आपका भाषण को नियमित किया जाता है कि आप क्या बोल सकते हैं। आप मतदान दिवस में क्या क्या प्रक्रिया आपको पालन करनी होती है। इसके अलावा मतदान केंद्र पर आपको क्या क्या मिलेगा। चुनावी घोषणा के जो सामग्री होती है, आपका जो मैनिफेस्टो होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं आप। जुलूस और सामान्य आचरण आपका किस तरह का रह सकता है। ये तमाम चीजें आपको चुनावी आचार, जो आदर्श आचार संहिता है, उसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। उद्देश्य क्या है इसका? प्राथमिक उद्देश्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, ताकि भारत का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। क्योंकि किसी देश का लोकतंत्र कब मजबूत होता है? लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब उस देश में जो चुनाव हैं वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, वो चुनाव स्वतंत्र तरीके से होते हैं। तो यही सुनिश्चित करने का जो काम है वो चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग इसको करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है जारी करता है। कब लागू होता है एमसीसी? तो एमसीसी बेसिकली आपका चुनाव कार्यक्रम की जो घोषणा है, जैसे कि हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, तो जब भी अनाउंसमेंट की जाती है तो चुनावों की तारीख की अनाउंसमेंट से लेकर के चुनावों के जो नतीजे होते हैं, इसके बीच का जो पीरियड रहता है, इसके बीच की जो अवधि है, इस पूरी अवधि में आपको चुनावी आचार संहिता जो है वो लागू होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो ये तो बेसिकली एक ओवरऑल परिचय हुआ कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। अब एक बार बात करते हैं कि एमसीसी के माध्यम से कौन कौन सी चीजों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो इसके माध्यम से हमने देखा आपका सामान्य आचरण, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस पर क्या क्या हो सकता है, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता पार्टी और चुनावी घोषणा पत्र, इन तमाम चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी? तो सत्ताधारी दल जो है वो चुनाव प्रचार के लिए अपने आधिकारिक तंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कि जो पार्टी अभी सत्ता में है वो सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए प्रचार नहीं कर सकती है। और इस पूरी अवधि के दौरान किसी नई नीति, किसी नई परियोजना, किसी नए प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन नहीं किया जा सकता, किसी नए प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं किया जा सकता, ताकि मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित होने से रोका जा सके। इसके अलावा जो आपका सत्ताधारी दल है वो सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपने विज्ञापन के लिए या फिर सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए नहीं कर सकता है। इसके अलावा मंत्रियों को आधिकारिक दौरे को, मंत्रियों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने आधिकारिक दौरे और चुनाव के जो दौरे हैं उन दोनों को अलग रखें, उनको जोड़कर ना देखा जाए। और अपने जो है चुनावी दौरे जो है, चुनावी जो आपकी यात्रा है, उसके लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल जो है वो प्रचार के लिए सरकारी परिवहन या फिर मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल है वो उम्मीदवारों की आलोचना तो कर सकते हैं, उनका जो राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन उम्मीदवारों की आलोचना करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए आप जाति और संप्रदाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दिखाई दे जाएगा। और क्या क्या पॉइंट आपको मिलेंगे?
तो इसमें और ये कहा गया है कि आप चुनाव प्रचार के लिए मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या फिर किसी दूसरे पूजा स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकते, आप उनको डरा धमका नहीं सकते, आप उनका इम्पर्सोनेशन नहीं कर सकते, यानी कि उनके रूप में जाकर के आप उनके स्थान पर मतदान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान की समाप्ति के निर्धारित होने से पहले जो 48 घंटे की अवधि है, यानी मतदान होने से पहले के जो 48 घंटे हैं, इस पूरी अवधि के दौरान जो सार्वजनिक बैठकें हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपकी बैठक नहीं कर सकती है, जुलूस नहीं किया जा सकता। इस पूरे पीरियड को आप कहते हैं इलेक्शन साइलेंस। क्यों किया जाता है ये किया जाता है ताकि आपके जो मतदाता हैं उन्हें बेसिकली एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जा सके, एक अभियान मुक्त वातावरण दिया जा सके, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से अपना डिसीजन ले सकें। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको आदर्श आचार संहिता में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या आदर्श आचार संहिता जो है वो बाध्यकारी होती है, क्या यहाँ पर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग मौजूद है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका आदर्श आचार संहिता है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के अभियान के हिस्से के रूप में विकसित हुई है, और सभी जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके बीच में इसको लेकर के आम सहमति देखने को मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका भारत में कोई भी वैधानिक समर्थन मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग उसके पास नहीं है। सरकार इसको लेकर के कोई कानून लेकर के नहीं आई थी, ना ही आपको संविधान में इसका जिक्र देखने को मिलेगा। ये जो नियम है पूरी तरह से वॉलंटरी होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं, और अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता भी है तो उसको सजा नहीं दी जा सकती है, उस पर केवल एक मॉरल जो ऑब्लिगेशन होता है वही अधिरोपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमने इसके बाध्यकारी होने पर बात की। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये बाध्यकारी नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मोरालिटी के बेस पे, उनकी जो नैतिकता है उसके बेस पर इसका इस्तेमाल करती हैं। वो चाहें तो इसका उल्लंघन भी कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें कोई भी कानूनी सजा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर बात की आदर्श आचार संहिता की बाध्यकारिता की, और यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन था वो समाप्त होता है। बात करते हैं अंत में हमारे एक सवाल की। तो आज के हमारे सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में आदर्श आचार संहिता को किस कानून के तहत संवैधानिक आधार प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी आदर्श आचार संहिता अधिनियम 1955। तो इसके अलावा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी सही जवाब है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी जो चुनावी आचार संहिता है उसको जो स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलती है वो कहाँ से मिलती है। इस पर हमने अभी वीडियो में ही चर्चा की है, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जिन टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है वो भी आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।